ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो कि आपको पहला जो टॉपिक है वो यूनाइटेड किंगडम के बारे में है। तो सबसे पहले एक डीप इंट्रोडक्शन हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम एक्चुअली इसका जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो लंदन है। इसमें यूनाइटेड किंगडम अगर आप कहते हैं तो उसमें कुछ कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर में इंग्लैंड आता है, इसके अंदर स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ठीक है, तो ये जो तीन है ना ऊपर का, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, अगर आप ये तीनों मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाता है, और अगर उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी इंक्लूड हो जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम बनाता है। इसका इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर अलग हैं, स्कॉटलैंड वो और वेल्स में जो होता है वो फर्स्ट मिनिस्टर होता है, बट जो मोनार्क एलिजाबेथ सेकंड है वो जो चारों कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं उसमें मोनार्क जो है वो एलिजाबेथ सेकंड ही है। ठीक है, तो जो ये इसका पहला कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज में पहला जो इंग्लैंड आता है, वो आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा कंट्री है, और इनफैक्ट कि ये पूरे ग्रेट ब्रिटेन का टोटल पॉपुलेशन का जो 5/8 पार्ट है वो कवर करता है। दूसरा जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड ये नॉर्दर्न थर्ड ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, स्कॉटलैंड में बहुत सारे आइलैंड हैं। फिर वेल्स है, वेल्स जो है वो अपने कोस्ट लाइन के लिए, नेशनल पार्क्स के लिए, माउंटेन्स के लिए जाना जाता है, और ये तीनों मिला के ये ब्रिटेन कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और उसमें जब आप नॉर्दर्न आयरलैंड इंक्लूड कर दीजिएगा तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो कहलाता है, इसको इंक्लूड करने के बाद, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो नॉर्दर्न दो है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और सदर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो बना था 1921 में, 1921 में। ठीक है, जब आयरलैंड का पार्टीशन हुआ था नॉर्दर्न आयरलैंड में और सदर्न आयरलैंड में, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक्ट 1920 से ये पार्टीशन हुआ था। ठीक है, तो सदर्न आयरलैंड जो था वो आयरिश फ्री स्टेट बन गया 1922 में, लेकिन जो मेजॉरिटी के नॉर्दर्न आयरलैंड के पॉपुलेशन थे उन्होंने चूज किया कि वो यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहेंगे। इसमें से जो मेजर पॉपुलेशन था वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट क्या है, ये चर्चेस में जो रिलीजन कैथोलिक होता है, रोमन कैथोलिक होता है, प्रोटेस्टेंट होता है। तो रोमन कैथोलिक जो होते हैं वो काफ़ी मतलब अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लगाव रखते हैं। प्रोटेस्टेंट उसमें थोड़ा मॉडिफाई है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये सब ज़्यादा प्रोटेस्टेंट थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यूनिटरी पार्लियामेंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एलिजाबेथ सेकेंड जो है ये मोनार्क है। और जो ब्रिटेन के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ पे बोरिस जॉनसन जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर है। अभी हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूके, है ना। यूनाइटेड किंगडम जो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है या आपने पढ़ा भी होगा कि जो यूके है वो बहुत ही अभी तो डेवलप्ड है ही, बट 1850 के अराउंड में ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री हुआ करता है। ठीक है, तो इसमें ब्रिटेन में क्या है, जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि साथ साथ शुरू हुआ। जस्ट अ सेकंड, वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस जा रहा है सबको या किसी पर्टिकुलर को प्रॉब्लम है? ऑलराइट, ठीक है, हो सकता है कि आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप देख लीजिए, नेटवर्क में प्रॉब्लम होने से भी ऐसा होता है। तो
ये जो स्टडी है ना, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूके का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो साइमल्टेनियसली शुरू हुआ था। यहाँ पर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट जो था वो बहुत पहले हो गया था, और जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसका जो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के कारण या फिर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के कारण यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है उसको शुरू होने में काफ़ी मदद मिली। तो 19th सेंचुरी के एंड तक जो ब्रिटेन था, इट बिकेम द वेल्थिएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री या इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम ऑफ इसके सिटीजन का था वो हाईएस्ट था पूरे वर्ल्ड में, और ये पहला कंट्री था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को विटनेस किया था। ये फर्स्ट कंट्री था जिसने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंस्टॉल किया था, और ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया था, और ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप कर चुका था। तो जो अभी कंडीशंस होते हैं डेवलप होने के लिए वो ब्रिटेन में 1850 से ही शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में या हेल्थ के बारे में बताता है। आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो कम होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो थोड़ा 1830 तक स्टैटिक था, बट 1860 के बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 20th सेंचुरी के पहले फॉल होना शुरू नहीं हुआ था। यहाँ पर दो बात होती है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ का, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी से आप किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी के ओवरऑल हेल्थ के बारे में आप एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी। इसके बाद क्या हुआ कि मैसेजेस, आप एक मिनट, मैसेज जरूरी हो तभी करना, अदरवाइज मुझे खोल के देखना पड़ता है कि मैसेज क्या हो रहा है ना। प्रॉब्लम ये होता है कि आवाज़ जा रही है या नहीं, ये बहुत इशू होता है। इसलिए मैसेज बहुत ज़रूरत हो तभी कीजिएगा। ठीक है, जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत चेंज हुआ था ब्रिटेन में। यहाँ पर ओवरऑल मतलब जो मनी इनकम है मिडिल इनकम ग्रुप का वो राइज किया, लेकिन यहाँ पर बहुत डिस्क्रिपेंसी भी ये विटनेस किया, क्योंकि जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन था या टॉप 5% ऑफ जो पॉपुलेशन था उसके पास ज़्यादा वेल्थ था, नीचे जो लोग थे उनको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं था। ब्रिटिश का जो आउटपुट ग्रोथ है इन द सेंस ऑफ पर कैपिटा ग्रोथ, ये 1880 से लेके 1914 के बीच में, मतलब आप कह सकते हैं कि 1860 के आसपास थोड़ा स्लोअर था कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रियल कंट्री। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका वो बताता है कि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ न सिर्फ ग्रो कर रहा था, बट इकोनॉमी यहाँ पर चेंज हो रहा था। चेंज कैसे हो रहा था? क्योंकि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा था, और देयर वाज सब्सटैंशियल ग्रोथ ऑफ होल रेंज ऑफ सर्विस ऑक्यूपेशंस फ्रॉम डोमेस्टिक सर्विसेज टू हाईली स्किल्ड प्रोफेशन। पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी ग्रो करता है, कुछ नीड्स के बारे में हम लोग बात की थी, या फिर शुम्पेटर के बारे में। तो उसमें था कि स्ट्रक्चरल चेंज अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ का प्रोसेस जो होता है वो शुरू होता है। स्ट्रक्चरल चेंज कहाँ से शुरू होता है? जब एम्प्लॉयमेंट जो है
वो एग्रीकल्चर में कमे और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में बढ़े। यहाँ पर सिर्फ मतलब एम्प्लॉयमेंट कमना चाहिए, ऐसा नहीं कि आउटपुट कम जाना चाहिए, आउटपुट नहीं कमना चाहिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट करना शुरू हुआ था। यहाँ पर ब्रिटेन में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन किया था बहुत ज़्यादा, सर्विसेज ऑक्यूपेशन बढ़ गया था, स्किल्ड प्रोफेशन बहुत बढ़ गया था, पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट करना शुरू हो गया था फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो शिफ्ट हुआ, और जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन है वो इमर्ज करना शुरू हुआ, ठीक है। तो ब्रिटेन का कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन है जो मॉडर्न ब्रिटेन है, दैट इज जो मॉडर्न ब्रिटेन है दैट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम मेजर इकोनॉमिक इविल्स लाइक पॉवर्टी। यहाँ पर जो बहुत अभी जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं या इकोनॉमिक इविल्स होता है जैसे पॉवर्टी, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका बेस जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर इंडस्ट्री, यहाँ पे सब कुछ जो है वो 1850 के बाद से बिल्कुल ही रिवाइव हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था और बहुत सारे कंट्रीज से बहुत ज़्यादा एडवांस था। तो पहले हम लोग वैसे तो आपको पढ़ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, लेकिन थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि दोनों सामंजस्य शुरू हुआ था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी था क्योंकि रॉ मटेरियल्स को एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करवाता है। तो एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो मेटाइवल पीरियड में वो कैसा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लैंड जो है वो एक्चुअली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी था ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। यहाँ पे जो अग्रेरियन सिस्टम है वो फ्यूडल कैरेक्टर का था और जो फ्यूडल सोसाइटी का जो कोर था उसमें इन्होंने विलेज कम्युनिटी जो है उसको मैनर, यहाँ पे मैनोरियल सिस्टम था इनफैक्ट, फ्यूडल कैरेक्टर का था। और इकोनॉमिक कोर ऑफ फ्यूडल सोसाइटी वाज द पीजेंट्स विलेज कम्युनिटी व्हिच इज जनरली कॉल्ड द मैनर, MANOR, मैनोरियल सिस्टम। ये मेनोरियल सिस्टम था, पहले एग्रीकल्चर जो होता था वो मेनोरियल सिस्टम के थ्रू होता था। तो ये मेनोरियल सिस्टम क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये जा रहा है नीचे, सोर्स मैंने मेंशन कर दिया है। इंग्लैंड में क्या था कि जो भी लैंड था दैट बिलोंग टू सम मैनर, और जो किंग था ही वाज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और वो मतलब जितना जो भी लैंड था उसका एब्सोल्यूट ओनर जो था वो किंग था। अब किंग क्या करता था कि किंग जो है वो लैंड को दे देता था लॉर्ड्स को, लॉर्ड्स फिर उसको नीचे अपने बांट देते थे और उसके नीचे वाले लोग फिर दे देते थे। और इसके बदले जो लॉर्ड्स हैं, जो किंग है वो क्या कहता था कि भाई आप हमारे लिए लॉयल रहो, आप जब हमको जरूरत होगी तब आप हमारे लिए लड़ाई के लिए जो है जो वो मैन पावर जो है वो प्रोवाइड करवाइए। तो पहला जो ये था पार्ट था उसमें थे लॉर्ड्स, पीजेंट्स एंड सर्व्स, ठीक है। तो मैनर्स जो थे दैट वर ओन बाय वेल्दी लॉर्ड्स एंड नाइट्स। ये पहले तो किंग वाज द एब्सोल्यूट ओनर। अब किंग वो क्या करता था, लॉर्ड्स को या नाइट्स को दे देता था, लेकिन लॉर्ड्स और नाइट्स क्या करते थे, पीजेंट्स को दे देते थे। मैनर फील्ड्स जो है वो पीजेंट्स को दे देते थे, ठीक है। और उसके बदले में उनको प्रोटेक्शन देते थे, मतलब लैंड देते थे कल्टीवेट करने के लिए। यहाँ पर सर्फडम भी था। सर्फडम में मतलब ऐसा नहीं था कि उसको खरीदा या बेचा जा सकता था, लेकिन वो एक मैनर पे टाइड थे, उनको टाई कर दिया गया था, उससे उसके अलावा आप नहीं जा सकते थे, उसके अलावा आप नहीं जा सकते थे। लेकिन वो जो लॉर्ड थे, सॉरी वो जो सर्व थे एक्चुअली, वो बिना अपने लॉर्ड के परमिशन के शादी
मैरी नहीं कर सकते थे, ना वो फील्ड जो है वो छोड़ सकते थे। तो ये मतलब सर्फडम भी बहुत था। कुछ फ्री पीपल थे, फ्री पीपल जो थे एक्चुअली इसमें जो इंग्लिश सोसाइटी है मिडिल एजेस में, वो ब्रॉडली जो आप डिवाइड करेंगे तो उसमें पहला तो लॉर्ड ऑफ मैनर्स था। ये जो जो भी लैंड ऑक्युपाई करते हैं वो लॉर्ड ऑफ मैनर्स थे। फिर फ्री टेनेंट्स थे। फ्री टेनेंट्स कौन थे? फ्री टेनेंट्स जो थे वो उसमें ब्लैक स्मिथ्स या मिलर्स या प्रिस्ट, ये सब फ्री टेनेंट थे। फिर वेलायंस थे, क्वार्टर्स थे, बॉर्डर्स थे और स्लेव्स थे। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि जो लोग थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, फ्री एंड अनफ्री। तो फ्री कौन थे? जो लॉर्ड है और उसका जो बैलिफ, बैलिफ क्या होता था? एक एजेंट होता था हु कंडक्टेड द अफेयर ऑफ द मैनर ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, विलेज का प्रिस्ट, ये सब फ्री थे। मतलब फ्री कौन कौन हुआ? लॉर्ड हुआ, उसका बैलिफ हुआ और विलेज का प्रिस्ट, ये फ्री थे। अनफ्री कौन कौन थे? जो वलायंस थे, जो क्वार्टर्स थे, जो ब्रॉडर्स थे और जो स्लेव्स थे, ये अनफ्री थे। But they formed the backbone of the manorial organization as they cultivated all the lands of the lords as well as their own holding. जो लॉर्ड्स का खेत होता था उसको भी वो उसकी उस पर भी खेती करते थे और अपना जो खेत था उस पर भी खेती करते थे। यहाँ पे एक पिरामिड है, उसमें देखिए, पिरामिड से काफी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले तो किंग, ठीक है, वो एब्सोल्यूट ओनर, ही इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ लैंड। किंग ने क्या कर किया? लैंड जो है वो दे दिया किसको? लॉर्ड्स को दे दिया, जिसको वैसल्स कहते हैं। इसके बदले जो है उस किंग ने फिर दिया, पीजेंस दिया। इसके बदले लॉर्ड ने क्या किया? लॉयल्टी दिया और मिलिट्री एड, अगर जरूरत हुई तो लॉर्ड क्या करते थे? मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करते थे। लॉर्ड्स क्या करते थे? अब ये नाइट्स को दे देते थे। तो इसके बदले क्या होता था? फूड मिलता था, मिलिट्री शेल्टर मिलता था और प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन नाइट्स इसके बदले क्या देते थे? मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और फिर होमेज भी प्रोवाइड करते थे। मतलब अपनी पूरी निष्ठा जो है वो प्रोवाइड करते थे। अब ये जो नाइट्स थे वो क्या करते थे? जो सर्व्स थे उनको खेत दे देते थे। फाइनली खेती यहीं से होती थी, है ना? तो ये क्या करते थे? उसको फूड देते थे, शेल्टर देते थे, प्रोटेक्शन देते थे। इसके बदले क्या है? जो पीजेंट्स होते हैं, सर्फ होते थे, वो क्या करते थे? रेंट पे करते थे और फार्म, जो लैंड था उसको फार्म करते थे। तो ये एक सिस्टम था, मेमोरियल सिस्टम, जो कि उस टाइम में चल रहा था। ठीक। अब ये जो मेमोरियल सिस्टम है उसका भी ब्रेक हो गया, ये खत्म हो गया। ये सिस्टम स्टैटिक था। सवा 12 का क्लास है और अभी भी स्टूडेंट्स इंटर कर रहे हैं। ये जो सिस्टम था दैट इट रिमेन्ड स्टैटिक फॉर सम सेंचुरीज but its disintegration began in the 14th century, and in the 15th century there was rapid breakup of the manorial system. Manorial system का rapid breakup हुआ। मेजर कॉज क्या है इसके ब्रेक होने का? इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग द हिस्टोरियंस। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये सारा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या हुआ कि मेमोरियल सिस्टम के का डिसइंटीग्रेशन का कारण बना। क्योंकि ट्रेड से क्या हो गया ना कि पहले अब जॉब्स कम थे, लोग के पास लिमिटेड ऑप्शंस था, कॉमर्स नहीं था, ट्रेड नहीं था, तो लिमिटेड ऑप्शन था, खेती ही करनी थी। बट जैसे जैसे ये डेवलप हुआ वैसे वैसे क्या हुआ कि लोगों के पास ऑप्शन शुरू हो गए। अब लोग ये काम करना जो है वो छोड़ दिए थे, मतलब किसी के अंडर में रह के गुलाम बन के काम करना वो छोड़ दिए थे। फिर दूसरा कुछ एक इसका रीज़न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्यूडलिज्म था ये इनएफिशिएंट था और the revenue were the primary factors for the decline of the manorial system। यहाँ पर रेवेन्यू का तो जो सर्व्स थे वहाँ पर बिल्कुल रेवेन्यू से डिप्राइव थे।
वो सिर्फ उनको शेल्टर और फूड दिया जाता था और वो अपना जितना भी प्रोडक्ट है वो अपने लॉर्ड्स को देते थे। तो जैसे ही ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही क्या हुआ, जो मतलब जैसे ही कॉमर्स शुरू हुआ, ट्रेड डेवलप हुआ, वैसे ही लोग जो है अब वो रेवेन्यू की ओर आकर्षित होने लगे और फिर ये मैनुअल सिस्टम जो है वो उसका ब्रेकडाउन शुरू हो गया। फिर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए एक प्री रिक्विजिट था। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होगा तो उसके लिए मटेरियल्स जो चाहिए वो एग्रीकल्चर से ही आएंगे। तो एग्रीकल्चर जो है वो अगर डेवलप होगा तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था उसको और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। तो जो पीरियड है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century to the second quarter of 19th century, Great Britain underwent a great social and economic transformation। ठीक है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन किधर हुआ? दिस ट्रांसफॉर्मेशन वर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड called agriculture revolution and industrial revolution. These revolutions were linked with each other. Progress in one field was associated with the progress in other field। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, एक का प्रोग्रेस दूसरे के प्रोग्रेस पर निर्भर करता है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होने से क्या हुआ? इट ट्रांसफॉर्म द मेथड ऑफ फार्मिंग। ये फार्मिंग के जो मेथड है उसको ट्रांसफॉर्म किया। कैपिटलिस्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। कैपिटलिस्ट फार्मिंग में क्या हुआ, ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ मेनोरियल सिस्टम, कैपिटलिस्ट फार्मिंग का। अच्छा, मेनोरियल सिस्टम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि लैंड दे दिया है ना, लैंड दे दिया, अब जो नीचे के लोग हैं वो खेती कर रहे हैं, बट उनको ये लगता था कि ये उनका खेत तो नहीं है, तो अब उसमें कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना या उसको ज़्यादा उपजाऊ बनाना, तो वो उस पर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो इससे क्या होता था ना कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत फार्म की कम होती गई। और पहले ये सिस्टम भी था कि 1/3 ऑफ लैंड जो है वो पूरे लैंड का वो छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपना प्रोडक्टिविटी जो है वो फिर से मतलब बैरन रहेगा, तो ज़्यादा अगली बार जब क्रॉप लगाएंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा। इससे बहुत सारा लैंड जो होता था ना वह खाली पड़ा रहता है। लेकिन जब कैपिटलिस्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया तो बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट होने लगा, मशीन्स, ट्रैक्टर्स और ये सब जो यूज होने लगे। इससे क्या हो गया कि प्रोडक्टिविटी जो है वो सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो है उसने जो ग्रेट ब्रिटेन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको परिवर्तित कर दिया था। यहाँ पर there was rise of capitalism in England in the 18th century। 18th century में ही capitalism का rise हो गया था। In this period, industrial and commercial achievement began to regarded as the basis of political promotion and social distinction। The social prestige which one had attached to the land holding exclusively was transferred to any sort of successfully money making। पहले के टाइम में क्या था कि ये देखा जाता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा उसी की होती थी जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होता था, जिसके पास लैंड बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब क्या हो गया, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होने लगी क्योंकि कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा राइज हो गया था, तो अब प्रतिष्ठा उसकी होने लगी जो सक्सेसफुली जो है वो पैसा अपना बनाना शुरू किया था। जिसके पास ज़्यादा पैसा था उसका सोशल प्रेस्टीज जो है वो ज़्यादा था। आज का क्लास में इतना ही। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए।